आज भी राजौरी से खबर अच्छी नहीं है। जो इतलात मेरे पास हैं उसके मुताबिक एक ऑफिसर और एक फौजी जवान की शहादत हुई है। एरिया डोमिनेशन चल रहा था नौशेरा सेक्टर में, डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। एक माइन ब्लास्ट हुआ जिसमें दो फौज के जवानों को क्रिटिकल इंजरीज आई और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद वहां पर उनकी शहादत हो गई। एक और जवान जो जख्मी हुआ था उसे इवैक्यूएट किया गया और उसका इस वक्त इलाज मुआवजा चल रहा है। जिन दो जवानों ने आज शहादत दी है उनमें से एक ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार, जो बेगूसराय बिहार के रहने वाले थे, और दूसरे सिपाही मंजीत सिंह हैं जो सिरवे वाला भटिंडा पंजाब के रहने वाले थे। इन दोनों ने शहादत दी है और इनको लेकर जो फौज का एक प्रेस नोट भी आया है उसमें यह कहा गया है कि ये बहुत बहादुर थे और अपने प्रोफेशन को लेकर बड़े कमिटेड थे और इन्होंने देश के लिए अमर बलिदान दिया हुआ है। फौज और देश हमेशा इनके इस बलिदान को याद करेगा। कुल मिलाकर 11 जवान अभी तक शहीद हो चुके हैं। मैं 11 जवानों की बात अगर कर रहा हूं तो मैं जो एनकाउंटर पुंछ में चल रहा है, बाटादूड़िया के जंगलों में चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आज दिन में भी हमने आपको दिखाई थी और हमने आपको बताया था कि बाटादूड़िया के इलाके की तरफ जो रास्ता जाता है और पुंछ की तरफ आता है 50 किलोमीटर का रास्ता है। बीजी से पुंछ तक का वो रास्ता बंद कर दिया गया है और उस रास्ते में आज जो सुबह खबर आई थी, आपने एक्सेलशियर में भी पढ़ी होगी कि उन जंगलों में आग भी लगी है, उन जंगलों में और कुछ नुकसान भी हुआ है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं राजौरी के वरिष्ठ पत्रकार सुमित भार्गव। सुमित जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो दो आज, एक तो हमारे एक जवान की शहादत हुई है, एक आर्मी के ऑफिसर की शहादत हुई है, ये क्या पूरा मामला है? जी सर, ये आज लेट आफ्टरनून आवर्स में आर्मी की एरिया डोमिनेशन पेट्रोल जो है वो कहीं कलाल फॉरवर्ड के एरिया में अपने टास्क पे थी। ये बेसिकली एक पेट्रोल थी जो एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी। कलाल फॉरवर्ड का जो इलाका है हमारा नौशहरा सेक्टर में, तो वहीं कहीं एक बड़ा पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ जिसमें ये टोटल 3 आर्मी पर्सनल जो हैं ये क्रिटिकली इंजर्ड हुए थे, जिन्हें इवैक्यूएट किया गया था फिर। लेकिन 2 आर्मी पर्सनल जिसमें एक लेफ्टिनेंट है ऋषि कुमार जो कि यंग है, 25-26 साल उनकी उम्र बताई जा रही है, और उसके अलावा एक सिपाही मंजीत सिंह, ये दोनों सकम्ब कर गए इंजरीज को, उनकी डेथ हुई। और एक जो और आर्मी पर्सनल है जो मोस्ट प्रोबेबली एक जूनियर कमीशन ऑफिसर है, वो क्रिटिकली इंजर्ड है। तो कुल मिला के 2 फैटल कैजुअलिटीज हैं, एक नॉन फैटल कैजुअलिटी है। और ये कलाल का वही इलाका है जहाँ 8 जुलाई को एक इनकाउंटर हुआ था अश्विनी गैप में, जिसमें एक मिलिटेंट को एलिमिनेट किया गया था। आर्मी ने इसको माइन ब्लास्ट बताया है, लेकिन उसमें अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो इस तरह की टर्म नहीं दी गई है कि ये ऑन माइन ब्लास्ट है, ये एनमी माइन ब्लास्ट है। क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता था कि आर्मी माइन ब्लास्ट को या तो ऑन लिख देती थी अगर अपनी किसी माइन का ब्लास्ट होने का शक रहे, और अगर ऐसा रहे कि ये शायद एनमी एक्शन रहा होगा तो उसको एनमी एक्शन बता दिया जाता था। लेकिन इसे सीधे तौर पे माइन ब्लास्ट लिखा गया, तो उससे आप इसे डाउटफुल लेके चलें कि जो एक्सप्लोजन है इसका असली नेचर क्या है। आप कह रहे हैं कि एक्सप्लोजन का असली नेचर क्या है? सुमित जी, आपसे जानना चाहूंगा कि नौजवान बाटादूड़िया के जंगलों में पिछले 19 दिन से जो एनकाउंटर चल रहा है उसमें शहीद हुए। 2 जवान आज राजौरी में एक माइन ब्लास्ट में शहीद होते हैं। ये माइन ब्लास्ट जिस जगह हुआ है, क्या ये बॉर्डर के पास का इलाका है, क्या ये एलओसी के पास का इलाका है, या ये एलओसी से दूर है? दूसरा, जिस जगह माइन ब्लास्ट हुआ है, क्या ये वो ट्रैक है जिस ट्रैक से आतंकी आते जाते रहते हैं? जी देखिए, जो माइन ब्लास्ट का साइट है ये एक्चुअल में फॉरवर्ड एरिया है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। ये फॉरवर्ड एरिया लाइन ऑफ कंट्रोल का आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आखिरी हद है। अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल को बारीकी से देखेंगे तो ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस लाइन ऑफ कंट्रोल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। एक्चुअल अगर टेक्निकल ऑन ग्राउंड देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल का सबसे पहला पार्ट आता है AIOS, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम, जिसे कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल फेंस के नाम से भी जानते हैं। जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से कभी कभी कुछ 100 मीटर की दूरी पर पीछे की तरफ होता है, और कभी कभी इसका फासला कुछ किलोमीटर का भी चला जाता है। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल, असल लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो उसे हम ऑन ग्राउंड फॉरवर्ड एरिया के नाम से जानते हैं, जहां पर हमारी फॉरवर्ड पोस्ट हैं
और उन पोस्ट से मैंने आपको बताया, एक लाइन ऑफ कंट्रोल का बिल्कुल एक्सट्रीम रीजन हो गया, इसे फॉरवर्ड एरिया के नाम से जाना जाता है, और उससे कुछ दूरी पे पीछे की तरफ हमारा एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम है, जिसे हम फेंस के नाम से जानते हैं। तो ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, ये फेंस यानी कि AIOS से आगे फॉरवर्ड पोस्ट के इर्द गिर्द हुआ है, और इसे आप कह सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल का बिल्कुल जो एक्सट्रीम रीजन है, ये वहां पे एक्सप्लोजन हुआ है। सुमित जी, क्या ये मानकर चलें कि आतंकियों ने ये माइन वहां पर रखी थी, या अभी आप कहेंगे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है और कल तक हो? इन्वेस्टिगेशन है। आर्मी ने तो इसको एक माइन ब्लास्ट बता दिया, हालांकि उन्होंने, मैंने जैसे आपको बताया, टेक्निकल टर्म्स में उसे कुछ उन्होंने नहीं बताया कि ये इसका नेचर क्या था माइन का। लेकिन ये आमतौर पे देखा जाता है कि इस तरह के माइन ब्लास्ट के दो वजूहात रहती हैं। सबसे पहली वजह होती है कि कई बार हमारा भी जो माइन फील्ड है, दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल का जो फॉरवर्ड एरिया है, इसे इन्फिल्ट्रेशन के लिए पूरी तरह जो है वो स्टेबल करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन ना हो उसे चेक करने के लिए, हमने वहां पे माइन फील्ड भी लगा रखे हैं, जो कि काफी दहाई पुराने हैं, और वहाँ हमारी माइंस रहती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि माइन फील्ड से बारिश की वजह से होने वाले स्लाइड से, या कुछ भी और वेदर कंडीशंस की वजह से माइन ड्रिफ्ट, उसे हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, तो माइन ड्रिफ्ट होकर एक जगह से कुछ मीटर की दूसरी जगह पर चले जाते हैं। और आमतौर पर यही देखा जाता है कि जो माइन फील्ड है, ये तकरीबन सारी जगह है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उसमें कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि सेफ स्पेसेस माने जाते हैं। लेकिन कभी कभी वेदर कंडीशंस की वजह से, खासकर जो स्लाइडिंग होती है रेनफॉल में, उसकी वजह से माइन फील्ड से माइन ड्रिफ्ट होकर सेफ स्पेसेस पे चली जाती है, और जब फिर आर्मी पेट्रोल टीम वहां से गुजरती है, तो एक्सप्लोजन होते हैं जिसमें हमारा नुकसान होता है। एक तो वो नेचर रहा माइन ब्लास्ट का, और दूसरे माइन ब्लास्ट होते हैं जिन्हें प्लांटेड माइन ब्लास्ट या एनमी एक्शन माइन ब्लास्ट कहा गया, जिसमें बाकायदा तौर पे जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं या जो बॉर्डर एक्शन टीम्स हैं, ये जो हमारे फॉरवर्ड एरियाज हैं वहां पर ये इस तरह के माइंस या एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को प्लांट कर देती हैं, और फिर जब भी हमारी कोई आर्मी पेट्रोलिंग टीम वहां से गुजरती है, तो उसे उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह के दो एक्शन इसमें रहते हैं। अब ये किस तरह का है, ये तो अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चूंकि जिस तरह के हालात इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे बने हुए हैं, तो दोनों के चांसेस बराबर के हैं कि ये अपनी माइंड से होने वाला एक एक्सप्लोजन भी हो सकता है, और ये एक एनिमी एक्शन का पार्ट भी हो सकता है। सुमित जी, बाटादूड़िया के जंगलों में आज 19वां दिन है। हम बीजी के पास थे, वहां खड़े हुए, वहीं से हमने एक अंदाजा लगा लिया कि अभी भी सिचुएशन कितनी टेंस बनी हुई है। 19 दिन हो चुके हैं। आज एक्सेलशियर में खबर आती है जिसमें यह बताया जाता है कि आतंकियों का नंबर अब बताया जा रहा है, और उसके साथ में कुछ और इंफॉर्मेशन भी शेयर की जा रही है। सुमित जी, मुझे ये बताएंगे कि 19 दिन हो गए, आपकी भी अलग अलग अधिकारियों से बात होती है, अब इस समय क्या स्थिति है, क्या कह रहे हैं अधिकारी? देखिए, सबसे पहले बाटादूड़िया का जो इनकाउंटर है, ये नियर टू कंक्लूजन है, और हमें यही उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर कभी भी इस ऑपरेशन को, हम ये तो नहीं कहेंगे कॉल ऑफ किया जाएगा, लेकिन कम से कम जो हाईवे है वो खुलने के आसार हैं। और अगर हाईवे खुलेगा, जो हाईवे इनकाउंटर साइड से होके गुजरता है, तो आप यही मान के चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अब मुतमईन है कि शायद ये फॉरेस्ट क्लियर हो चुका है, फॉरेस्ट सेंसिटाइज हो चुका है, जैसे हम कहेंगे फोर्सेस ने इसे डोमिनेट कर लिया है। आतंकी मारे गए हैं या आतंकी वहां पर? की कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। क्या उस जंगल में अभी भी कोई मिलिटेंट्स हैं तो उनका नंबर क्या है, जिंदा हैं या वो मारे जा चुके हैं, या वहाँ हैं भी या नहीं, ये सब एक एप्रीहेंशन गेम है। लेकिन फिलहाल तो आप यही मान के चलें कि वहां पे मिलिटेंट्स का कोई भी ट्रेस, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, वो अभी तक फोर्सेस के पास नहीं है। दूसरी बात, जो ये तो जो ये बाटादूड़िया का इनकाउंटर है, इसका के अगले 24 से 48 घंटों के अंदर कभी भी हाईवे खोला जा सकता है, और उसमें आप यही अंदाजा लगा के चलें कि हाईवे खुलने से इसी तरह के आसार रहेंगे कि शायद ये हालात कुछ हद तक, माफ कीजिए, जो ऑपरेशन है कुछ हद तक नियर टू कंप्लीशन होगा, नियर टू कंक्लूजन होगा। लेकिन जो दूसरी कंडीशन इसमें आ जाती है कि जो मिलिटेंट्स के नंबर की आपने बात कही, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिगर मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, जिसको लेकर आज भी मैंने एक स्टोरी कैरी की है कि रजौरी पुंछ में इस वक्त एग्जैक्ट मिलिटेंट ग्रुप्स कितने हैं और उन ग्रुप्स के अंदर मिलिटेंट्स का नंबर क्या है। दिस ऑल इज इल्यूसिव, इसका कोई भी अंदाजा नहीं है, सब हियर एंड से पे चला जा रहा है।
इस वक्त राजौरी और पुंछ के अंदर यकीनन एक मिलिटेंट ग्रुप तो होगा ही, उसके अलावा यहाँ 2 मिलिटेंट ग्रुप भी हो सकते हैं, जिसके ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ 2 मिलिटेंट ग्रुप्स अलग अलग हैं। लेकिन ये अंदेशा भी, ये खदशा भी है कि कहीं यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स का जो नंबर है ये 3 से भी ज्यादा हो सकता है और 5 तक जा सकता है। और उसमें बड़ी बात जो फिलहाल सिक्योरिटी एजेंसीज के पास मिलिटेंट्स की एक नई स्ट्रेटेजी उनके के सामने आ रही है कि यहाँ पिछले कुछ दिनों में जो मिलिटेंसी की मूवमेंट देखी गई उसमें ये देखा जा रहा है कि मिलिटेंट्स का जो नंबर है इन ग्रुप्स वो बड़ा कम रहता है। अमूमन यहाँ पे मिलिटेंट्स 4 या 6 या 5 के नंबर में मूव किया करते थे, लेकिन इस वक्त जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं उनके मुताबिक यहाँ मिलिटेंट्स के ग्रुप जितने भी होंगे उन ग्रुप्स के अंदर जो मिलिटेंट्स का नंबर है वो 2 के आसपास ज्यादा बताया जा रहा है, और यही माना जा रहा है कि ज्यादातर ग्रुप जो है ये 2 के नंबर में चल रहे हैं। और इसमें ये सिक्योरिटी एजेंसीज का अपना एक तर्क है कि मिलिटेंट्स इसलिए कम नंबर में चल रहे हैं क्योंकि अगर कम नंबर मिलिटेंट्स को वो सब डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में। अगर मान के चल के एक बड़ा ग्रुप 6 मिलिटेंट्स का था, उन्होंने 2-2 के ग्रुप्स में बांट के 3 ग्रुप्स क्रिएट कर दिए, तो जिस एरिया में वो 2 मिलिटेंट्स का भी एक ग्रुप जाएगा उस एरिया में भी मिलिटेंसी मूवमेंट का एक पूरा स्केयर फैलेगा। तो इस तरह से कम नंबर होने के बावजूद वो ग्रुप्स के छोटे डिवीजन के साथ बड़े लेवल पे जो है वो मिलिटेंसी मूवमेंट को शो कर सकते हैं। तो इस तरह का एक इनपुट नया जनरेट हुआ है सिक्योरिटी एजेंसीज के पास। लेकिन फिलहाल मिलिटेंट्स का नंबर राजौरी पुंछ के अंदर क्या है, कितने ग्रुप्स हो सकते हैं और बाटा दूडी एनकाउंटर साइड पे भी कितने मिलिटेंट्स थे या हैं, ये सब एक हीर एंड से की बात है। आज वहां पर अंत में सुमित जी, आज वहां पर आग भी लगी थी जंगलों में, वो खबर भी अखबारों में आई थी। आग का क्या कारण था और क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए दरअसल वो आग जो है वो जो हमारे पास अपने स्पॉट सोर्सेज के मुताबिक वो आग बाकायदा तौर पर उन नेचुरल मिनी केव्स में लगाई गई थी जहां पे ये देखा गया कि इन केव्स को शायद मिलिटेंट्स ने बतौर हाइडआउट चूज किया था। कुछ केव्स को जो है वो आग के हवाले किया गया और कुछ जगहों पे जब शेलिंग की गई थी 2 से 3 दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कुछ हाइड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसी शेलिंग में कुछ एक जगहों पर जो है वो आग भड़क उठी क्योंकि जंगल के अंदर अमूमन ये देखा जाता है कि वहाँ सूखे पत्ते पड़े होते हैं, उनमें जरा सी भी चिंगारी अगर लगेगी तो वहाँ आग भड़क जाती है। तो उस तरह की सिचुएशन थी। बहरहाल वो आग पूरी तरह से काबू में है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सुमित भार्गव जो ये बता रहे थे कि अभी भी बाटादूड़िया के जंगलों में आतंकी कितने हैं, मारे कितने गए हैं, क्या कुछ है, उसकी कोई प्रॉपर डिटेल किसी के पास नहीं है। लेकिन एक अच्छी खबर उन्होंने ये बताई कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जा सकता है और अगले 24 से 48 घंटे में हो सकता है कोई सफलता की खबर भी वहां से आए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राजौरी और पुंछ के इलाकों में 11 जवानों ने शहादत दी है, 2 आर्मी जवान जख्मी हुए हैं, 1 जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान भी जख्मी हुआ है। आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा था? हमें उम्मीद और तवक्का तो ये थी कि आतंकवाद अब अपने आखिरी दिनों में है, खत्म हो जाएगा, आतंकवादियों को हाइडआउट्स बनाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये पुंछ में क्या कुछ हो रहा है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पुंछ से, सोरनकोट से डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि पुंछ में आतंकवादी दोबारा से अपने पैर पसार रहे हैं, आप इसको कितनी गंभीरता के साथ देखते हैं? और जम्मू में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वहां पर भी ये बात कही जा रही है कि अकलियत जो यहाँ की है वो अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रही है कि भाई आतंकी दोबारा से जो है यहाँ पर आने लगे। आप इसको कैसे? देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद। बहुत दुखद घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं, बहुत गंभीर परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है। जैसे कि आपने बताया कि 9 जवान हमारे जो हैं वो बाटादूड़िया जो फॉरेस्ट है आसपास, उसमें 9 जवान हमारे शहीद हो गए और 2 जवानों की आज हमें राजौरी से खबर आई है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे 2 आज एक आर्मी ऑफिसर एक जवान शहीद हुए हैं। हम बहुत दुख की घड़ी है, मगर बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि जिस तरीके से सरकार ने उम्मीद लोगों को दिलाई थी कि आतंकवाद खत्म होगा, मगर पुंछ में जहां कई वर्षों से ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ और यहां आतंकवाद कभी पनप नहीं पाया और यहां पे इस तरह का हादसे हुए और फिर
कितने हमारे जवानों ने अपनी जानें दे दी, और दूसरी 19 दिन से जो है हाईवे जो है पहली बार बंद है, और जहाँ जहाँ हमारे जवान शहीद हुए हैं वहीं सिविलियंस भी जो है बहुत इस वक्त परेशान हैं, और 19 दिन से उस इलाके के लोग जो हैं वो बहुत खौफ में हैं, डर में हैं। और इसी तरीके से पिछले दिनों वैली की क्या कंडीशन हुई, किस तरीके से सिविलियन टारगेटेड किलिंग्स हुई, और हर रोज़ कोई कहीं ना कहीं इनकाउंटर हो रहा है। तो ये जो आतंकवाद बढ़ रहा है, ये हम सब के लिए बड़ी खौफ की बात है और सोचने वाली बात है कि किस तरीके से हम सोचते थे कि अब आतंकवाद खत्म होगा, मगर जिस स्पीड से आतंकवाद बढ़ा है, जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, तो हमारी सेना जो हमारे लिए इस देश की रक्षा करने के लिए जो है वो दिन रात एक कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट की फेलियर की वजह से, सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से अगर हमारी सेना को नुकसान हो रहा है, तो इसको हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। शाहनवाज जी, मुझे बताइएगा, क्या पुंछ में माइनॉरिटी खौफ में हैं? क्या उन्हें ये आतंकवादियों का ये जो पुंछ में जो पिछले 19 दिन से एनकाउंटर चल रहा है, क्या वाकई इस एनकाउंटर के कारण माइनॉरिटीज परेशान? माइनॉरिटीज तो परेशान है ही हैं, मगर सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, इसमें हमेशा जो लोग हैं वो भाईचारे के साथ रहे हैं, और एक ही प्लेट में लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, और यहाँ बड़ा एक ही आवाज़ आपको मिलेगी जिला पुंछ में। तो यहाँ जहाँ सिर्फ माइनॉरिटीज़ नहीं बल्कि पूरे ज़िला के लोग खौफ में हैं, हम पॉलिटिकल लोग जो हैं वो खौफ में हैं, हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ के लिए खुलेआम घूमते हैं। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो परेशान है, पुलिस परेशान है, क्योंकि जब ऐसे आतंकवादी हमले होंगे तो उससे कोई भी जो है आदमी जो है वो बच नहीं सकता। वो जब आतंकवादी की गोली आएगी, वो नहीं देखेगी कि कौन माइनॉरिटी में है, कौन मेजॉरिटी में है, कौन सिविलियन है, कौन पॉलिटिकल आदमी है, कौन पुलिस है। तो जब गोली चलेगी तो उसमें सब जद में आएंगे। वो आपने देखा पिछले दिनों में किस तरीके से जो है वो वैली में भी हुआ। तो ये खौफ का माहौल जो है, ये भय जो है, ये इस वक्त पुंछ में है, और ये कई बरसों से नहीं था। हम लोग इतना परेशान हैं कि यहाँ तो ऐसा कभी नहीं होता था, यहाँ आतंकवाद कभी कई वर्षों से नहीं बन पाया, इस तरह के हादसे हो रहे हैं। तो हम सरकार से बड़ा ज़ोर से ये बात की कहना चाहते हैं, बीइंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी, कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया था, और आपने ये कारण बताए थे कि 370 हटाएंगे तो आतंकवाद हट जाएगा, और आपने ये बाकायदा तौर पे ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि 370 ही एक कारण है जो आतंकवाद का। हमने मान लिया, हमने कहा ठीक है, अगर 370 हटाने से अगर आप आतंकवाद खत्म होता है जम्मू कश्मीर में तो अच्छी बात है। लेकिन आज आपने देख लिया कि स्थिति कितनी गंभीर से गंभीर होती जा रही है। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि आप अपना एटीट्यूड छोड़ें, और आप जो अपने जो मनमानी है वो छोड़ें, और जम्मू कश्मीर को लेके थोड़ा गंभीर हो जाएं, आतंकवाद को लेके गंभीर हो जाएं। हमारे जवान जो हैं उनको हम आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से हम आपके रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते कि हमारे रोज जवान शहीद हों और हमारे सिविलियंस की इस तरीके से किलिंग्स हों। शाहनवाज जी, मुझे ये भी बताइएगा, मैं पुंछ की तरफ आ रहा था, बीजी का इलाका जो है वो बंद है। बीजी से आपको टर्न करना है, मेंढर से आपको आना है। मेंढर के रास्ते की जो हालत है, रोड है वो, मुझे लगभग 10 बार वहां पर लोगों को पूछना पड़ा कि क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा कि ये रास्ता आपका है जो मेंढर की तरफ जाता है। लोगों ने कहा नहीं जी, बिल्कुल आप मेंढर के ही रास्ते पर हैं। मैंने कहा शायद ये अल्टरनेट हाईवे होगा। उन्होंने कहा जी कोई अल्टरनेट हाईवे नहीं है, हाईवे यही है। आपको अगर हाईवे से आना है तो फिर आपको सुरनकोट पहुंचना, फिर सुरनकोट से आपको इधर आना है। तो मैंने फिर पूछा कि क्या ये आप ही का रास्ता है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारा रास्ता है। मुझे शाहनवाज साहब ये बताइएगा, इतना जुल्म अपने लोगों के साथ, इतना जुल्म अपने लोगों के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने देश के लोगों के साथ, इतना बड़ा जबरदस्त जुल्म करना कि इतने सालों से जो लोग वोट देते आए अलग अलग डिस्पेंसेशंस को, कभी धर्म, जात, ये सब चीजों का इस्तेमाल यहां पर होता है। इन सब का इस्तेमाल करने के बावजूद एक सड़क मेंढर के लिए नहीं बन सकी। मैं समझना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये आवाज़ उठाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हिदायत भाई कि हाईवे को छोड़ के आप जिस तरफ भी चले जाएं, आपको इसी तरह के कुछ हालात दिखेंगे। ये ज़िला पुंछ, आप किताब पीर पंजाल की बात कर लें, और ख़ास तौर पे ज़िला पुंछ है, वो हमेशा से इग्नोर रहा है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। हम तो ये बात बगैर डर के कहते हैं कि इस इलाके को जो है हमेशा इग्नोर रखा गया। जो पावर कॉरिडोर्स में जो लोग पॉलिसी बनाते थे, वहाँ रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे इलाके की नहीं रही, और हमें कभी जम्मू का हिस्सा मान लिया गया, कभी कश्मीर का हिस्सा मान लिया गया, लेकिन हम एंड में ही रहे और हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट
का काम जो नहीं हुआ है। और उसकी बड़ी वजह, मैं क्योंकि आज बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक बड़ी वजह रहा कि यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स करके बहुत भयंकर तरीके से यहाँ लोगों को डिवाइड किया। यहाँ पहाड़ी और गुज्जर में लोगों को बांटा गया, और ये भी शायद इक़्तिदार के गलियारों से ये साजिश हुई कि इस इलाके को आप इर्रेलेवेंट बना दो और इसकी रिप्रेजेंटेशन ना दो और आप इनको डिवाइड करके रखो। और पहाड़ी और गुज्जर्स के नाम पे यहाँ इस तरीके से बांटा गया कि यहाँ सियासत का नज़रिया ही बदल दिया। यहाँ आप सियासत को डेवलपमेंट के तरफ आप नहीं, पिछले कई सालों से नहीं देखा जाता था। यहाँ आप ये देखते थे कि अल्टीमेटली आपने कुछ नहीं किया है, 6 साल तक आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन आपने आखिर में नारा लगा दिया कि पहाड़ी खतरे में है, आपने नारा लगा दिया है कि गुज्जर खतरे में है। तो कौम के नाम पे यहाँ वोट पड़ जाया करते थे। तो किसी हमारे जैसे पॉलिटिकल लोगों को ज़्यादा जहमत नहीं उठानी पड़ी, ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ी कि हम लोगों के लिए दौड़ भाग करें, हम इस इलाके की तरक्की करें। अब बदलाव जो है, आपने देखा पिछले दिनों डीडीसी के जो इलेक्शंस हुए उसमें एक ज़बरदस्त बदलाव हुआ, क्योंकि आप पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, अब लोगों को इस ये जो एक्सप्लॉइटेशन थी इसकी धीरे धीरे समझ में आने लगी कि आज हमारा जो इलाका है रजौरी पुंछ, ये 50 साल पीछे चला गया डेवलपमेंट के लिहाज से। और फिर लोगों ने इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने इस दीवार को गिरा के लोगों ने जो है ठीक लोगों को बहुत कोशिश की, नौजवान लोगों को चुना, मतलब बदलाव लाने की लोगों ने कोशिश की, और उसी के रिजल्ट है कि हम जैसे लोगों को जो है वो मौका मिला। मगर अब हमारी कोशिश है कि हम जो है दिन रात मेहनत करके सड़कों की कनेक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें बने। यहाँ सुरनकोट में स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं था, आज तक 50 सालों में एक ग्राउंड तक नहीं था, और हमने एक स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ पे सेंक्शन 6 महीने के अंदर करवाया, उसका काम शुरू हुआ। पार्क के प्रोजेक्ट, लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट्स हमने मूव किए हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं, मैं और भी जितने नौजवान लोग चुन के आए वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बीमारी थी, जो डिवाइड करने वाली जो एक साजिश थी, उसको ख़त्म करते हुए हम लोगों को पॉलिटिक्स को डेवलपमेंट के साथ जोड़ें। कि आप 5 साल बाद आप सवाल पूछें अपने रिप्रेजेंटेटिव से कि आपको हमने चुना था, तो आप ये ना पूछें कि आप पहाड़ी हो, गुज्जर हो, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, बल्कि आप ये पूछें कि क्या आपने 5 साल में डिलीवर किया, कि आपने हमारे इलाके के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाए, और क्या आपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की। तो मुझे उम्मीद है कि एक बदलाव आ रहा है, और आपकी चैनल के थ्रू भी, क्योंकि स्टेट लाइन को बहुत दुनिया देखती है, तो पुंछ रजौरी में जो लोग देखते हैं उनको भी गुजारिश है कि इस दीवार को अब कंप्लीट तरीके से गिराने की ज़रूरत है। और हमें इस इलाके को इस सदी में, जहां लोग जो है बहुत ऊंचाइयों से जो इस वक्त उड़ान भर रहे हैं और लोग तरक्की की राह पे हैं, हमें भी इस एट पार जो है इस कंपटीशन के ज़माने में हमें भी अपने आप को उस प्लेटफॉर्म के लिए तैयार करना होगा, और हमें भी यहाँ डेवलपमेंट के साथ इस इलाके को जोड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शाहनवाज चौधरी। मैं पुंछ के इलाके में पहले भी आया हूँ, इन दुश्वार गुजार रास्तों को मैंने पहले भी देखा है। पुंछ का नेशनल हाईवे बंद हुआ, और शायद उस नेशनल हाईवे के बंद होने की वजह से ही हमें मौका मिला कि हम मेंढर की तरफ जाते। सड़क बहुत बेइंतहा खराब सड़क है, चलने के लायक नहीं है। वो तमाम सियासतदान जिन्हें मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगती हैं, मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगती हैं, चुभती हैं मेरी बातें, ये मेरा इलाका नहीं है। मैं डोडा का रहने वाला हूं, मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ना, मैंने कभी इस मैदान में नहीं उतरना। आपने ही चुनाव लड़ना है, यहां से आपको ही लोगों ने वोट डालना है, लेकिन आप अपने लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, आप अपने लोगों के साथ ईमानदार नहीं हैं, आप अपने सिस्टम के साथ ईमानदार नहीं हैं। जात बिरादरी और ये तमाम चीजें करके आपने अपने इलाके के लिए लाया क्या? आपके इलाकों में है क्या? आपके इलाके में अगर कुछ दिखता है तो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी नजर आती है, और उसके भी पीछे जो शख्सियत है उसका नाम पूर्व एडीजीपी मसूद चौधरी है। वो कोई सियासतदान नहीं, उन्हें किसी ने वोट नहीं डाला, बिना वोट डाले वो यूनिवर्सिटी ले आए। और इतने ताकतवर सियासतदान जिस इलाके से आते हो, जो सियासतदान अपने आप को एक वक्त में पूर्व चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती के करीबी बताते थे, जो सियासतदान एक वक्त में अपने आप को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष इस समय जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उस समय जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उसके करीबी हुआ करते थे, अगर आप अपने इलाके के लिए सड़क नहीं ला पाए, अगर आप अपने इलाके के लिए अच्छी कनेक्टिविटी नहीं ला पाए, अगर आप अपने इलाके के लिए बेहतरीन अस्पताल नहीं ला पाए, अगर आज आप अपने अस्पताल के लिए, अपने इलाके के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं ला पाए, तो आपने अपने इलाके के लिए कंट्रीब्यूट क्या किया? बड़ा और कद्दावर नेता वो नहीं होता जो तकरीर अच्छी करता है,
बड़ा और कद्दावर नेता वो होता है जिसको तकरीर करना तो नहीं आती लेकिन तामीर करना आती है। जिन्हें तामीर करना आती है वही लीडर अब इस राजौरी और पुंछ के इलाके को आगे लेकर जा सकते हैं। वो शख्सी राज का दौर खत्म हो गया है। वो खानदानों के नाम पर जो वोट पड़ा करते थे, मुझे लगता नहीं कि आने वाले वक्त में पड़ेंगे। बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में आने जा रहा है। आप नहीं रोक पाएंगे, आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी ताकत नहीं है कि आप उस बदलाव को रोक पाएं। अगर आप उस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, बहुत जरूरी है कि आप तकरीर की जगह तामीर पर फोकस करें। और आखिर में बस यही कि 11 जवान शहीद हो चुके हैं, 2 जवान आज माइन ब्लास्ट में भी शहीद हुए हैं। इन 11 जवानों की शहादत के बाद भी अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि इन शहादतों के बाद भी उनको ट्विटर के ऊपर आकर उन चीजों को जस्टिफाई करना है जिनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। स्ट्रेट लाइन का सलाम इन दोनों परिवारों को, जिन दोनों परिवारों ने अपने ये लाल खोए हैं। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं और हम ये मानते हैं कि ये जो बलिदान इनका है ये इस देश को और मजबूत करेगा, ये इस देश की सेना को और मजबूत करेगा और ये मैसेज देता है उस तरफ कि आतंकवादियों को नहीं आने देंगे इस तरफ।